इन्वेस्टर्स, क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे पैसेंजर सेगमेंट पे हर साल कितना पैसा लूज करती है? आपको लगता होगा 25 मिलियन लोग जब रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो रेलवे सेगमेंट और रेलवे सेक्टर तो बहुत पैसा छापता होगा, बट एक्चुअली रियलिटी आपको शॉक कर देगी। इंडियन रेलवेज अपने पैसेंजर सेगमेंट में भयंकर लॉसेस बुक करती आई है। सिर्फ FY 29-20 दैट इज प्री पैंडेमिक लेवल को आप देखो तो पैसेंजर और कोचिंग सर्विस ने 63,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का लॉस किया था। क्यों? एक तो टिकटिंग प्राइस आर्टिफिशियली लो रखे गए हैं अंडर सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन, और ऊपर से हमारे यहाँ टिकटलेस ट्रैवलर और रेलवे की प्रॉपर्टी जैसे बेडशीट्स, टॉवल्स और यहाँ तक रेलवे का वो मग, ये सब चुराने का भी एक अलग ट्रेंड है। तो रेलवे सोशल सर्विस कर रही है और पब्लिक हेवीली एक्सप्लॉइट। बट मेन सवाल अब ये है कि अगर पैसेंजर सेगमेंट इतना लॉस कर रहा है तो ये रेलवे पैसा कहां से कमाती है? आखिर दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क चल कैसे रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, इस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में आप एज एन इन्वेस्टर कौन से रेलवे के स्टॉक्स को पिक कर सकते हो? चलिए इस वीडियो में रेलवे की पूरी कहानी समझ लेते हैं। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इन्वेस्टर्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी सेक्टर एनालिसिस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले तो हम इस सेक्टर का आउटलुक समझ लेते हैं कि सेक्टर्स में एक्चुअली पैसे कैसे कमाता है। स्पेसिफिकली आज की अगर बात करें तो रेलवे सेक्टर के रेवेन्यू मॉडल्स कहां हैं, कहां से कितना पैसा आता है और कहां पे एक्चुअल ग्रोथ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि रेलवे का फ्यूचर प्लान क्या है। पुराने प्लान तो आपने सुन ही लिए कि कैसे पैसेंजर सेगमेंट में लॉस होता है, व्हाट इज रेलवे डूइंग टू करेक्ट दिस, आगे चल के ये भी पता करना पड़ेगा। एंड इसके बाद फाइनली मैं आपके साथ 5 ऐसे स्टॉक्स शेयर करूंगा जो रेलवे सेक्टर में है और आपको उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। Let's get on with the business analysis of railway sector. Investors, रेलवे का बिजनेस मॉडल समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो दैट इज OR माने ऑपरेटिंग रेशियो को समझना पड़ेगा। ये मेट्रिक बताता है कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्चा करना पड़ता है। FY 24-25 के बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से ये रेशियो 98.22 था। FY 25-26 के एस्टिमेट के हिसाब से 98.43 प्रोजेक्ट किया गया है। मतलब 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को 98 रुपीज का खर्चा करना पड़ता है। दिस मींस कि मार्जिन्स आर रेजर थिन। अब रेलवेज का रेवेन्यू स्ट्रीम मेजरली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पैसेंजर सेगमेंट एंड द सेकंड विल बी गुड्स दैट इज मालगाड़ी वाला सेगमेंट, जिसे फ्राइट सेगमेंट कहा जाता है। चलिए पहले पैसेंजर सेगमेंट को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये रेलवे का लॉस मेकिंग बेबी है। टोटल इंटरनल रेवेन्यू के सिर्फ 28 से 29% पैसेंजर टिकट सेल से आता है। यहाँ लॉजिक सिंपल है, गवर्नमेंट गरीब से गरीब इंसान के लिए ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल रखना चाहती है, इसीलिए पैसेंजर ट्रेन हेवीली सब्सिडाइज होती है। अब इस एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए तो है। हाल ही में आपको भी वंदे भारत जैसे मॉडल्स की वजह से देखने मिला होगा कि रेलवे में एक्चुअली इंप्रूवमेंट तो आया है, लेकिन बढ़ते ट्रैवलर्स की वजह से, स्पेशली अगर आप छठ के समय पे देखो या फिर इनफैक्ट कोई भी ऐसा त्यौहार जहां माइग्रेशन की नीड होती है, दिवाली वगैरह पे भी आप देख सकते हो, मुंबई, पूना, नागपुर में भी आपको इंडियन रेलवे की सच्चाई समझ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम परफेक्ट नहीं है और पैसेंजर भी कहां एकदम टिकट के लिए वेट करते हैं, राइट। जब घर जाना है और ये गाड़ी जा रही है तो या तो मैं टिकट से बैठूं या तो मैं ट्रेन पकड़ के बैठूं, मैं तो घर जाऊंगा ही। दैट इज व्हाट अ स्टैंडर्ड इंडियन अप्रोच इज, राइट। अब इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है, दिस इज हाउ आवर कंट्री वर्क्स। लेकिन अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज फ्राइट सेगमेंट का एनालिसिस कर लेते हैं। ये रेलवे का असली इंजन है। रेलवे के टोटल इंटरनल रेवेन्यू का 65% फ्राइट यानी मालगाड़ियों से आता है। FY 24-25 के बजट एस्टिमेट में फ्राइट रेवेन्यू 1.8 लाख करोड़ प्रोजेक्ट किया गया है। अब होता क्या है, फ्राइट ऑपरेशन से जो मैसिव प्रॉफिट आता है ना, उसको उठाकर पैसेंजर सेगमेंट के लॉसेस को कवर किया जाता है। इस क्रॉस सब्सिडाइजेशन की वजह से रेलवे के फ्राइट सेगमेंट में चार्जेस उन्हें ज्यादा आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना पड़ता है। पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। रेलवे के फ्राइट रेवेन्यू का लगभग 48.9% सिर्फ एक कमोडिटी से आता है, दैट इज कोल। अब क्योंकि इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ टारगेट कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में कोल ट्रांसपोर्ट कम होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई वैल्यू गुड्स जैसे FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, इन सबको ट्रकिंग सिस्टम से रेलवे नेटवर्क पे लाने की प्लानिंग की जा रही है। और यहाँ पे रेलवे ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। लेट मी नाउ टेल यू अबाउट ट्रिपल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर्स। लॉजिस्टिक कॉस्ट को GDP के 15% से गिराकर 8% तक लाने के लिए रेलवे अपना फ्राइट मॉडल शेयर 27% से बढ़ाकर 48% करना चाहती है बाय 2030। और इसका सबसे बड़ा हथियार है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, दैट इज DFC एंड ट्रिपल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर्स। नाम सुन के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं सिंपली आपको समझा दूं। डेडिकेटेड लाइंस डाली जाएगी, डेडिकेटेड रेलवे नेटवर्क डाला जाता है बिटवीन सम ट्रेडिंग जायंट्स, बेसिकली मुंबई दिल्ली के बीच में जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, बड़े मेट्रो सिटीज है। यहाँ पे एक डायरेक्टली एक लाइन डाल दी गई रेलवे नेटवर्क की, जिसे DCF कहा जाता है। और अब इस लाइन के ऊपर में जो सिर्फ मालगाड़ी चलती है, उसके ऊपर में एक कंटेनर की जगह 2 की जगह 3 लेयर्स को हम डाल पाएंगे। बेसिकली सेम इंजन, सेम मैन पावर, सेम नेटवर्क, लेकिन अब वो ट्रिपल लोड, बेसिकली एकदम ट्रिपल नहीं, लेकिन अब वो 3 कंटेनर्स को ले जा सकता है। बेसिकली एक के ऊपर एक
तीन स्टैक किए जा पाएंगे। आपने डबल स्टैक कंटेनर तो देखे ही होंगे। उनकी प्रॉब्लम यह है कि ये स्टैंडर्ड आईएसओ कंटेनर्स की हाइट करीब 2.59 मीटर होती है या हाई क्यूब में 2.89 मीटर। इन्हें डबल स्टैक करने के लिए स्पेशली हाई इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर चाहिए। बेसिकली अब इन इंजन को पावर देने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी केबल आपको देना है वो सिर्फ एक बोगी की हाइट पे नहीं, आपको कम से कम डबल हाइट देनी पड़ेगी। इनफैक्ट थोड़ी उससे भी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये हाई टेंशन वायर्स होते हैं। तो इंडियन रेलवे और आरडीएसओ ने एक देसी इनोवेशन किया, ड्वार्फ कंटेनर्स। लेकिन इनकी हाइट सिर्फ 1.93 मीटर्स होती है पर विड्थ 2.6 मीटर्स। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये छोटे जरूर है पर चौड़े होने की वजह से इनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आती है। और सबसे बड़ा मैजिक, इन्हें लगातार 3 फ्लोर तक स्टैक किया जा सकता है एंड हेंस द नेम ट्रिपल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर। ये थर्ड ट्रिपल स्टैक किया जा सकता है लेकिन इसकी एक्चुअल हाइट थोड़ी कम है। जहां 2.8 मीटर के कंटेनर्स होते हैं, ये थोड़ा छोटा है। आरडीएसओ ने इन ट्रिपल स्टैक कंटेनर्स को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलने का प्रोविजन अप्रूवल दे दिया है। एक डबल स्टैक ट्रेन हाईवे से लगभग 200 ट्रक हटा सकती है। और अब पुणे जो एक ऑटो हब है, वहां से दिल्ली जो एक ऑटो कंज्यूमर हब है, वहां पे कार्स एंड 2 व्हीलर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वेस्टर्न कॉरिडोर को यूज किया जा सकता है। तो अब सोचो, हाई वैल्यू कार्स अब फास्ट और सस्ते में एक बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वहां पहुंचेगी, जिसका अल्टीमेट कार्बन फुटप्रिंट भी एनवायरमेंट पे कम ही होगा। तो एज एन इन्वेस्टर आप कभी भी अगर ग्रोथ की बात कर रहे हो रेलवे सेगमेंट में ना, तो आपको लॉजिस्टिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई कितना माल यहां से वहां ट्रांसपोर्ट होता है, रादर देन सीइंग कि भाई मेरे ट्रेन की सीट में मुझे कितनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। इनफैक्ट आप खुद समझो, अगर आपकी सीट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और टिकट प्राइस इंप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब रेलवे तो कम ही कमाएगा ना। हेंस रेलवे एनालिसिस में कई लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझते हैं कि भाई ये सेक्टर में अभी कुछ दम नहीं रहा, स्टॉक्स इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि रेलवे की सर्विस खराब है। बट एक्चुअली रेलवे आपसे पैसा कमाना भी नहीं चाहती है, उसका पूरा एक अलग वर्टिकल है जो लगभग आधे से ज्यादा पैसा उसके लिए बना के देता है। सो विद दिस नॉलेज इन आवर आर्सेनल, चलिए हम टॉप 5 स्टॉक्स देख लेते हैं जो रेलवे सेक्टर के और आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इनमें से ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स अभी हेवी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे वुड बी आईआरएफसी। इन्वेस्टर्स अगर रेलवे को ट्रैक बिछाना है या वंदे भारत बनानी है तो पैसा कहां से आएगा? वो आता है आईआरएफसी से। आईआरएफसी रेलवे का सॉवरेन फाइनेंशियल आर्म है। इनका बिजनेस मॉडल सबसे सेफ है। ये मार्केट से सस्ते में लोन उठाते हैं और रेलवे को रेंट पर एसेट देते हैं। गवर्नमेंट इनकी क्लाइंट है, इसलिए इनका एनपीए प्रैक्टिकली 0 है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये स्टॉक तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा गिर चुका है। 62% का इसमें ऑलमोस्ट एक क्रैश आया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के तो यहाँ पे पसीने छूटे गए होंगे। इनफैक्ट मैं स्टॉक मार्केट के लिए एक स्पेसिफिक चीज बताता हूँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है ना तो किसी स्टॉक को प्रेफर मत करो, क्योंकि बहुत साल बाद अगर आप देखोगे, जैसे कि आईटीसी के केस में आपने देखा, टाटा मोटर के केस में देखा, कंपाउंडिंग तो हुई नहीं ना आपकी। सो ऐसे में बेटर रहेगा कि आप कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स के लिए इंडाइसेस, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स को चुनो और स्टॉक्स को आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए चुनो। थोड़े बेटर रिटर्न्स, मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए चुनो, लेकिन उनको बेचो जरूर। सो अगर आप देखोगे अभी आईआरएफसी की हम बात करें तो करंटली तो ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। लिटरली अभी जब मैं शूट कर रहा हूं तब एक नया 52 वीक लो डिस्कवर किया है स्टॉक ने। अगर रिवर्सल की बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देखिए, क्लियर रिवर्सल तो आप सीधा बोलेंगे कि भाई 108 के ऊपर जब स्टॉक चले जाएगा तभी आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो अभी 86 जहां पे ट्रेड कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 51 के लेवल तक के स्टॉक में गिरने की पोटेंशियल है। आईआरएफसी के ऊपर अगर एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने प्रीवियसली इस पे एक वीडियो बनाया था, आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। द सेकंड स्टॉक इन द लिस्ट इज आरवीएनएल। अगर आईआरएफसी पैसा देता है तो जमीन पर कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? आंसर इज आरवीएनएल। ये एक नवरत्न कंपनी है जिनका मेन काम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। न्यू लाइंस, डबल ट्रैक, इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडिया के टोटल रेलवे इंफ्रा बिल्टअप का ऑलमोस्ट 30% से 35% आरवीएनएल अकेले एग्जीक्यूट करता है। अब अगर आप आरवीएनएल का मंथली टाइम फ्रेम चार्ट देखेंगे तो कहानी एकदम ही आइडेंटिकल है। 65% ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से क्रैश किया है। अभी भी ये स्टॉक अपने 52 वीक लो और इनफैक्ट कुछ मल्टी ईयर लो पे ट्रेड कर रहा है। इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो 192 के रेंज पे है और रिवर्सल के लिए इसमें भी थोड़ा समय तो लगेगा। एज ऑफ टुडे अगर देखा जाए तो रिवर्सल के साइन थोड़े मुश्किल ही दिख रहे हैं। 250 के ऊपर में फिर भी आप अगर एक अलर्ट लगा सकते हो। मुश्किल इसलिए दिख रहा है मैं कह रहा हूं क्योंकि जो प्राइस एक्शन है एक हैवी डाउन ट्रेंड में। मंथली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ऑफ कोर्स अगर मंथली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल आएगा तो आपको उतने अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है, लेकिन किसी स्टॉक को बाय या सेल करने का डिसीजन अगर आपको लेना है तो उसके लिए विदाउट टेक्निकल एनालिसिस इट इज नॉट पॉसिबल। एंड आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल के किसी भी स्टॉक को कोई भी लेवल पे मत खरीदा करो। उसके लिए अगेन आई विल रिपीट, म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ आर बेटर ऑप्शंस फॉर 90% ऑफ इन्वेस्टर्स। चलिए, द थर्ड स्टॉक ऑन दिस लिस्ट विल बी आईआरसीटीसी। अब आईआरसीटीसी का मेजॉरिटी काम तो हमारे पैसेंजर सेगमेंट में ही है। यहाँ पे टिकटिंग के लिए मोनोपोली है, केटरिंग सर्विस में भी इनकी मोनोपोली है। इनका रेल नीर जो प्रोडक्ट है, पानी जो मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट। इन्होंने पानी के ऊपर में भी अच्छा एक कमर्शियलाइजेशन किया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक मोनोपोली कंपनी है, लेकिन पैसेंजर्स ट्रेन में तभी ज्यादा अच्छे से खर्चा करेंगे जब वो एक्सपेंडिंग के मूड में रहेंगे। आपको एक्सपेंडिंग नेचर बताता हूं, अगर आपके आसपास में गंदगी रहेगी, अगर आपके आसपास में सर्विस अच्छी नहीं रहती है ना, तो आप अपने वॉलेट में पैसे दबा के रखते हो। यू वुड रादर जस्ट नॉट पुल आउट योर वॉलेट। लेकिन अगर आपको आसपास थोड़ी लग्जरी दिखती है, आपको थोड़े से अच्छे वेंडर्स दिखते हैं, क्लीनलीनेस दिखता है, तो अपने आप एक स्टैचर को अपने अपडेट कर दोगे और कुछ ना कुछ खरीद लोगे। सो अनफॉर्चुनेटली आईआरसीटीसी तो इस चीज को अभी तक कैपिटलाइज नहीं कर पाया है। हाँ, वंदे भारत का एक्सपीरियंस अलग है, बट नॉट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ट्रैवलिंग इन दैट। प्लस उसकी कनेक्टिविटी अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं। चलिए फोर्थ स्टॉक पे चलते हैं, जुपिटर वैगन। हमने फ्राइट मॉडल के शेयर को 27% से
47% लाने की बात की, इसके लिए हजारों नई फ्राइट वैगन्स यानी कि मालगाड़ी के डब्बे चाहिए होंगे। यही एंट्री होती है जुपिटर वैगन्स की। ये कंपनी सिर्फ वैगन्स ही नहीं बनाती है, हाई स्पीड बोगीज और एक्सेसरीज भी बनाती है। सो अगर इस स्टॉक का भी आप चार्ट देखोगे तो एक तो पहले बात तो आपको सेक्टर में एक ट्रेंड दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक 60% क्रैश कर चुके हैं। नाउ आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, अगर ये सेक्टर आपको लगता है कि आने वाले 10-15 साल दुनिया देखने वाला है तो वुड दी स्टॉक्स रिकवर? एक सबसे सिंपल चीज तो मैं आपको बता दूं, ये जब ये स्टॉक्स इतना भागे थे ना तब इनका वैल्यूएशन बड़ा ही अनरीजनेबल हो गया था। ऑफ कोर्स रेलवे जैसा सेक्टर 500% की स्पीड से बढ़ ही नहीं सकता है, 50 की स्पीड से भी नहीं बढ़ सकता है इनफैक्ट। सो जब ऐसा सेक्टर इतना ओवर वैल्यूड हो जाता है तब खरीदना नहीं होता है, बट जब ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, फेयर वैल्यूएशन पे आते हैं, तब इन्हें भूलना मत। अब मैं जुपिटर वैगन के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूं। अभी तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको ऑलरेडी 230 के लेवल्स पे देखने मिलेगा, लेकिन रिवर्सल के लिए अगर ये स्टॉक 310 के ऊपर पार कर जाए, 308 के ऊपर में, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ बुलिश रिवर्सल एंड कुड बी अ गुड टाइम टू एंटर द स्टॉक। प्लीज नोट, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं आपके लिए बस इन स्टॉक्स का नाम और इनका छोटा सा बिजनेस दे रहा हूं। मेरा मेन गोल ये है इस वीडियो में कि मैं आपको रेलवे सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ और ये जो फ्राइट सेगमेंट है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। एक रेगुलर परसेप्शन जो बना होता है कि भाई पैसेंजर सेगमेंट के बेसिस पे ही रेलवे की ग्रोथ आएगी, ऐसा नहीं है, ये मुझे आपको समझाना है। चलिए लेट्स नाउ मूव टू द फाइनल स्टॉक, दैट इज तीतागढ़ रेलवे। अगर जुपिटर वैगन फ्राइट्स का राजा बन रहा है तो तीतागढ़ प्रीमियम पैसेंजर सेगमेंट में बड़ा खेल खेल रहा है। ये एक इंटीग्रेटेड रेल कंग्लोमरेट बन चुका है। इन्होंने बीएचईएल के साथ वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए और रामाकृष्ण फोर्जिंग्स के साथ व्हील सेट बनाने के लिए जॉइंट वेंचर किए हैं। इनका ऑर्डर बुक विजिबली फैंटास्टिक है, स्टैंड अलोन बेसिस पे 11,000 करोड़ और जेवी को मिलाकर 13,300 करोड़। अब एज एक्सपेक्टेड ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% डाउन है। अब इसमें एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से जब लगभग 60% क्रैश कर गया था। अब ये जरूरी नहीं कि बाकी स्टॉक्स में भी ये सेम चीज होने वाली है, बाय द वे। जब ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से 70% क्रैश किया था तब उसने ऐसे रिवर्सल साइन दिखाए। अब आप देख सकते हो कि कैसे स्टॉक अपने रिवर्सल लेवल पे पहुंच चुका है और इसमें कहा जाएगा कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। देखिए जब प्रीवियस स्विंग हाई मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा तो आपको थोड़ा बेटर दिखेगा। देखिए ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फाइनली ये भी एक लोअर लो है और ये प्रीवियस स्विंग हाई को टच कर दिया। इट इज नो मोर अ लोअर हाई, राइट? तो जब प्रीवियस स्विंग हाई को टच कर दिया जाता है इन डाउन ट्रेंड, तब हम ऐसा कहते हैं कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। क्या ये अप ट्रेंड में है? नो। क्या इसमें रिवर्सल आया है? नो। रिवर्सल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए सिंपली 997 का प्राइस रहेगा। देखिए मैं तो यहाँ पे अलर्ट लगा ले रहा हूँ, आपने भी अलर्ट लगा लेना चाहिए। दैट वुड बी अ गुड प्राइस एक्शन एंट्री पॉइंट। सो इन्वेस्टर्स, द बॉटम लाइन इज रेलवे जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट से गुजर रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। पैसेंजर सेगमेंट मोर ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर देन अ रेवेन्यू मॉडल। आईआरसीटीसी उस सेगमेंट में खेल तो रहा है पर उसमें से कितना पैसा बनाएगा इट इज नॉट सो मच सर्टेन, बट एक्चुअल मनी इज इन लॉजिस्टिक्स। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.5 लाख करोड़ का एनुअल कैपेक्स कर रही है तो ये पूरा इकोसिस्टम आने वाले 10 से 20 साल में कंपाउंड होने वाला है। ऑफ कोर्स इन दिस डेकेड आपको ऐसे 60% के क्रैश देखने मिलेंगे, एक नहीं हो सकता है एक दो बार और देखने मिले, बट दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। टीसीएस एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है पर वैसा स्टॉक भी तो अपने प्राइस से अपने ऑल टाइम हाई से आधा हुआ है, राइट? सो दैट व्हाई नॉट इन रेलवे सेगमेंट? ये तो और भी छोटे मार्केट कैप की कंपनीज है एंड दैट इज व्हाई हैविंग द नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट इज वे इंपॉर्टेंट देन जस्ट हैविंग अ डीमैट अकाउंट जिससे आप आरवीएनएल को बाय कर लो। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन पांचों में से कौन से स्टॉक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।